हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा एनसीईआरटी पर आधारित होने वाला है। और दोस्तों, ये वीडियो रेलवे वाले के लिए खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे में हर एक परीक्षा में दोस्तों 25 से 30 नंबर इसका वेटेज होता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पादपों में कौन सा हार्मोन्स रंध्र के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए सहायक होता है? रंध्र कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो पादप के किसी भी पेड़ पौधे के जो लीफ होता है, पत्ती होती है, पत्ती में दोस्तों रंध्र, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें उसको बोले रंध्र पाया जाता है। उसके माध्यम से दोस्तों जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके माध्यम से जल का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। इसको दोस्तों कम करने के लिए कौन सहायक होता है? इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, एब्सिसिक अम्ल इसको कम करने में सहायक होता है। दोस्तों, फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम का काम होता है दोस्तों पादपों में भोजन का संवहन करना, खाद्य पदार्थों का संवहन करना या फिर भोजन का संवहन करना, ये होता है फ्लोएम का काम। अगला क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण में आपतित प्रकाश की किरण समांतर होती है तो परावर्तन के बाद वह कहाँ से होकर गुजरती है? जब किसी दर्पण में आपतित प्रकाश की किरण समांतर होती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? मान लीजिए दोस्तों, ये कोई दर्पण है, कोई भी दर्पण पकड़ लीजिए दोस्तों। ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा फोकस। ये समांतर से कोई दोस्तों किरण आ रही है समांतर से, उसके परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी? तो दोस्तों ये कुछ फोकस से होकर ऐसे ही यहाँ पर यह चले जाएगी। कि कोई भी अगर आएगा दोस्तों तो फोकस से होकर ही रिटर्न वापस जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फोकस से होकर गुजरेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फोकस से होकर गुजरेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? निम्न में से कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? दोस्तों, अगर पूछा जाए ओवरऑल किस रंग का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, तो हो जाएगा दोस्तों रेड, लाल हो जाएगा दोस्तों। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगर दोस्तों इन चारों में पूछे तरंग दैर्ध्य किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पीला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों पीला। और सबसे कम होगा दोस्तों बैगनी। ये कैसे होगा दोस्तों, आइए समझते हैं। जैसे कोई दोस्तों प्रिज्म है, यहाँ पर श्वेत प्रकाश की किरण आ रही है दोस्तों, तो ये टोटल 7 रंगों में होकर विभाजित हो जाती है। टोटल कितने रंगों में 7 विभाजित होती है दोस्तों? 7। उसको किस क्रम में याद करते हैं दोस्तों? वीव की ओर, VIBGYOR। तो दोस्तों आर का मतलब रेड होगा, रेड सबसे ऊपर होता है, और सबसे नीचे होता है दोस्तों वायलेट, मतलब बैगनी। तो दोस्तों जिसका तरंग दैर्ध्य जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही विचलन करेगा, जिसका तरंग दैर्ध्य जितना कम होगा उतना ही कम विचलन करेगा। तो रेड कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा विचलन करता है। अविलंब से मतलब सबसे ज़्यादा दूर जाता है दोस्तों। तो इसमें देखिएगा बैगनी है, तो बैगनी दोस्तों सबसे पहले आ रहा है। जामुनी है, इंडिगो मतलब उसके बाद आ रहा है। फिर हरा रेड है, तो यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। बट पीला दिया है तो पीला यहाँ पर आ रहा है, तो मतलब सबसे आखिरी में आ रहा है येलो, पीला। तो इसका आंसर हो जाएगा पीला। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के बाहरी कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आसान क्वेश्चन है दोस्तों। हीलियम के बाहरी कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम में दोस्तों टोटल 2 होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, प्रोटॉनों की संख्या भी 2 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों 2। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों को सजाने के लिए कितनी कक्ष होती है दोस्तों? तो हो जाएगा टोटल 4। चारों का नाम क्या होता है दोस्तों? KLMN, याद रखिएगा KLMN। अब किस क्रम में होता है दोस्तों? 2, 8, 18, 32। 2, 8, 18, 32 के क्रम में होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेन एरिया किस विधि द्वारा प्रजनन करता है? प्लेन एरिया किस विधि द्वारा प्रजनन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लेन एरिया किस विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रीजनरेशन विधि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों रीजनरेशन विधि से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों रीजनरेशन विधि से। अच्छा दोस्तों, मुकुलन की बात करें तो ये कौन सा जीव है जो मुकुलन विधि द्वारा करता है? तो हो जाएगा दोस्तों हाइड्रा।
हाइड्रा याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रा हो जाएगा मुकुलन विधि द्वारा। हाइड्रा मुकुलन विधि द्वारा दोस्तों प्रजनन करता है। द्विविभाजन विधि द्वारा अगर पूछे दोस्तों तो जितनी भी बैक्टीरिया होता है, वायरसेस जिसे बोलते हैं, जितनी भी बैक्टीरिया होता है द्विविभाजन विधि द्वारा प्रजनन करता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एनसीईआरटी में दिया गया है, बहुत ज़्यादा डेटा है तो सभी को याद नहीं करना है। इसमें 4 डेटा दिया है हम लोग, इन चारों को कम से कम याद कर लीजिएगा दोस्तों। और भी 4-5 डेटा है, आप लोग कमेंट करिए तो अगर आप लोगों को चाहिए तो हम उसको शॉर्ट में बनाकर भेज देंगे। तो अगर दोस्तों पूछे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है तो हो जाएगा दोस्तों 1531 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1531 मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा 1531 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ध्वनि की चाल। 1498 किसका होता है दोस्तों? 1498 होता है डिस्टिल्ड वाटर का। डिस्टिल्ड वाटर याद रखिएगा दोस्तों, डिस्टिल्ड वाटर का होता है दोस्तों 1498, याद रखिएगा डिस्टिल्ड वाटर का। 1207 मीटर पर सेकंड पूछे दोस्तों, ये 1207 मीटर किसका होता है तो हो जाएगा इथेनॉल का। इथेनॉल का पूछे दोस्तों तो इथेनॉल का हो जाएगा दोस्तों 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना स्पीड होता है इथेनॉल में, हो जाएगा 1207 मीटर पर सेकंड। इथेनॉल में ध्वनि की चाल 1207 मीटर पर सेकंड होता है, कितने टेम्परेचर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और 6420 होता है दोस्तों एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में दोस्तों 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 6420 मीटर पर सेकंड होता है। और ध्वनि की चाल दोस्तों ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, और ठोस में अगर पूछे किस में सबसे ज़्यादा होता है तो हो जाएगा एल्युमिनियम में। अगला क्वेश्चन है जब मैग्नीशियम की अपक्रिया तनु HNO3 से कराते हैं तो निम्न में से कौन सी गैस बनती है? जब मैग्नीशियम की अपक्रिया तनु नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो निम्न में से कौन सी गैस बनती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन जितना भी हैं दोस्तों, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर बेस पर भी है और दोस्तों एग्ज़ाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सी गैस बनती है तो हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस देखिए दोस्तों, ये मैग्नीशियम क्या है, ये दोस्तों मेटल है मतलब धातु है, और प्लस ये दोस्तों ये क्या है, एक एसिड है। एसिड मतलब अम्ल है, एसिड है। इसकी रिएक्शन कराने पर क्या क्या बनता है दोस्तों? एक लवण बनता है, साल्ट बनता है, याद रखिएगा साल्ट बनता है एक दोस्तों हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। किसी भी मेटल की अपक्रिया अगर हम एसिड से कराते हैं तो उसमें साल्ट बनता है, लवण बनता है और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये याद रखिएगा। तो कोई भी मेटल और एसिड हो, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2 प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम समांतर क्रम के तुल्य के साथ एक और प्रतिरोध 8 ओम का श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, कुल तुल्य प्रतिरोध होगा। मतलब दोस्तों ये कह रहा है दोस्तों ये दोनों है समांतर क्रम में, इसके साथ दोस्तों ये 8 ओम का जो है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। तो जैसे दोस्तों ये है 4 ओम का, और दोस्तों ये है कुछ 12 ओम का। मान लीजिए ये 12 ओम का है, ये 4 ओम का है, यहाँ पर एक और है दोस्तों 8 ओम का। तो इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, यहाँ पर एक बैटरी है जोड़ दिया गया है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? इसको समांतर क्रम में आप निकालिएगा और इसको समांतर क्रम में निकालने के बाद इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा। तो समांतर क्रम में चलिए इन दोनों को निकाल लेते हैं दोस्तों। तो हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 1/4 प्लस 1/12। इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों आएगा 4 तिया 12, 3 4, 4/12, 4/12 आएगा दोस्तों, याद रखिए देखिएगा। उसके बाद इसका तुल्य प्रतिरोध R का मान आ जाएगा दोस्तों 3, और टोटल प्रतिरोध आ जाएगा दोस्तों ये समांतर श्रेणी वाला आ गया, तो ये दोस्तों इसमें 8 को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों टोटल 11 ओम। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों 11 ओम। अगला क्वेश्चन है केंचुआ में श्वसन अंग है, केंचुआ में श्वसन अंग है
श्वसन अंग कौन सा है दोस्तों केचुआ में? फेफड़ा, हृदय, त्वचा या फिर गिल्स। गिल्स तो दोस्तों मछलियाँ करती हैं, गिल्स द्वारा सांस लेती हैं मछलियाँ, गिल्स द्वारा मछलियाँ सांस लेती हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों त्वचा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों त्वचा। अगला क्वेश्चन है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स शरीर के किस सेंसरी ऑर्गन या तंत्रिका कोशिका में पाए जाते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स शरीर के किस सेंसरी ऑर्गन्स या फिर तंत्रिका कोशिका में पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों नाक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों नाक में। अगला क्वेश्चन NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या है? NH3 को क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको बोला जाता है अमोनिया। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो दोस्तों ये नाइट्रोजन का +3 हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा 3 × 1, टोटल हो जाएगा दोस्तों 17 AMU। AMU आगे लगाने से दोस्तों हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 17 AMU। अगला क्वेश्चन है किसी दो अधातु के बीच लगने वाला आयनिक बंध कहलाता है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों। किसी अधातु हो, याद रखिए दोस्तों ये अधातु के बीच लगाने वाला आयनिक बंध क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सहसंयोजक बंध। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों सहसंयोजक बंध। अगला क्वेश्चन है मीथेन का क्वथनांक कितना होता है? मीथेन का क्वथनांक कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वथनांक की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में दोस्तों NCERT में टोटल चार चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो उन चारों के बारे में आपको याद होना चाहिए। उन चारों को हमने इसमें डिस्कस किया है दोस्तों। इन चारों को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। चारों का मेल्टिंग पॉइंट जिसे हिंदी में क्वथनांक कहा जाता है। तो 391 केल्विन किसका होता है दोस्तों? 391 केल्विन होता है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का होता है दोस्तों एसिटिक एसिड का होता है 391 केल्विन क्वथनांक। और 334 होता है दोस्तों। 334 किसका होता है? क्लोरोफार्म का होता है 334 केल्विन। 351 केल्विन होता है दोस्तों इथेनॉल का होता है 351 केल्विन। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। 111 केल्विन होता है दोस्तों मीथेन का। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगर मीथेन का दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट पूछे, बॉइलिंग पॉइंट गलनांक बिंदु हो जाएगा दोस्तों, गलनांक बिंदु होगा दोस्तों 90। मीथेन का गलनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट होगा 90 केल्विन। याद रखिएगा 90 केल्विन। फिर से दोस्तों सुन लीजिए, 391 केल्विन होता है दोस्तों एसिटिक एसिड का। 334 केल्विन होता है दोस्तों क्लोरोफार्म का। 351 केल्विन होता है दोस्तों इथेनॉल का। और 111 केल्विन होगा दोस्तों मीथेन का। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई दीवार पर की जाती है, तो कुछ समय बाद किस कारण सफ़ेद हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है दोस्तों? बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको दोस्तों दीवार में पुताई करने के बाद कुछ समय बाद क्यों सफ़ेद हो जाता है? किसके साथ रिएक्शन करके दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके। अगला क्वेश्चन है विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों वायरोलॉजी। फाइकोलॉजी होता है दोस्तों शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी हो जाएगा दोस्तों कवकों का अध्ययन। पोमोलॉजी हो जाएगा दोस्तों फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी। माइकोलॉजी हो जाएगा दोस्तों कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी हो जाएगा शैवालों का अध्ययन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वायरोलॉजी। दोस्तों माफ़ करना, बीच में क्वेश्चन छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों जितना ही क्वेश्चन कराया गया है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।